मेरा नाम सना खान है और ये कहानी मेरी अपनी पर्सनल कहानी है। और मैं चाहती हूँ ये कहानी मैं अपने लिसनर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। ये कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में सन 1999 चल रहा था और मैं अपने ससुराल से अलग होने के बाद अपने शौहर के साथ एक फ्लैट के अंदर मुकीम हो चुकी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे ससुराल वाले, ख़ास तौर पे मेरी सास और मेरे ससुर, हमारा ख्याल नहीं रखा करते थे। लेकिन एक अजीब सी बात थी कि मुझे शुरू से ही सेपरेट रहने का शौक़ था। मैं चाहती थी मैं जिस घर के अंदर रहूं, वहाँ पे सिर्फ मैं, मेरा शौहर और मेरे बच्चे मौजूद हों। मुझे नहीं पता कि मेरी इस फैसले को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे। लेकिन हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ऐसा करने के बाद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। बेसिकली जिस फ्लैट के अंदर मैं अपने शौहर के साथ शिफ्ट हुई थी, ये एक बहुत बड़ा फ्लैट था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 कमरों पे मुश्तमिल एक बड़ा फ्लैट था। और ये भी मेरी ज़िद थी कि मुझे कम से कम 4 कमरों वाला फ्लैट लेना है कि अगर कोई आपके घर में आए, कोई रुकने आए, कोई मेहमान आए, तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। ये जो फ्लैट था, ये गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 के अंदर मौजूद था। और अगर आप आज की भी बात करें तो ब्लॉक 7 के अंदर जहाँ पे अपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे अभी भी कुछ एरिया इस तरह का है कि जहाँ पे ना ही लोग रहा करते हैं, बल्कि लोगों ने फ्लैट लेने के बाद या तो उनको किराए पे दे दिया था या फिर उस जगह को खाली छोड़ दिया था। खैर, किस्सा मुख्तसर, ये जो फ्लैट था ये एक बड़ा फ्लैट था और मेरे आगे पीछे यानी जिस फ्लोर पे मैं मौजूद थी, दोनों के दोनों फ्लैट्स खाली थे। और मुझे नहीं पता ये जब से बने थे तब से खाली थे। लेकिन हाँ, मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने शौहर को इस बात पे राज़ी कर चुकी हूँ कि वो मुझे अलग से रिहाइश लेके दें और मेरे साथ सेपरेट रहें। मेरे शौहर क्योंकि एक बहुत अच्छा काम किया करते थे, तो अक्सर ऐसा होता है कि सुबह 10-11 बजे वो अपने काम से या बिजनेस के सिलसिले में बाहर निकल जाते और उनको आते आते कभी रात के 9, कभी 10, कभी 11 और कभी कभी तो ऐसा होता कि रात के 2 बज जाया करते थे। खैर, ये जिस दौर की कहानी है, इत्तेफाक से जो मेरे हस्बैंड थे वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनको आते आते रात के 1 या 1:30 बज जाया करते थे। अब रात को 10-11 बजे मैं खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती और जब रात को 2-3 बजे मेरे शौहर वापस आते तो मैं उठ जाती और उठने के बाद उनके खाने वगैरह का इंतज़ाम करती। जिस रात ये कहानी मेरे साथ पेश आई, वैसे ही मेरे शौहर किसी काम से गए हुए थे। मैं रात का 9 साढ़े 9 बजे खाना खाने के बाद लेट चुकी थी और सच्ची बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखें बंद होना शुरू हो चुकी थी। मेरा ख्याल है कि मैं नींद ग़ुनूदगी के अंदर थी या मेरी आंखें आहिस्ता आहिस्ता करके बंद होना शुरू ही हुई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो मेरा कमरा है, उस कमरे के बराबर वाला जो कमरा है, यानी जो लेफ़्ट साइड पे आखिरी कमरा था, वहाँ पे कुछ मूवमेंट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस कमरे के अंदर मौजूद है और जो भी मौजूद है या तो वो बार बार दरवाजे खोल रहा है या फिर दरवाजे बंद कर रहा है। अब थोड़ी देर तक तो मुझे ये जो आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शायद मेरा वहम हो सकता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये मुसलसल आवाज़ें बढ़ती चली गईं, तो मुझे यकीन हो चला था कि वाकई में ये जो आवाज़ें हैं ये उसी कमरे से आ रही हैं और यकीनन कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर मौजूद है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप बाहर की बात करें तो मेरे आगे पीछे जो भी अपार्टमेंट या फ्लैट्स मौजूद थे, ये मुकम्मल तौर पे खाली थे, तो उधर किसी और के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। कभी ऐसा लगता कि कोई पायल पहन के मेरे बराबर वाले कमरे में यानी लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। कभी ऐसा लगता कि कोई राइट साइड पे जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद है उस तरफ खड़ा हुआ है। कभी ऐसा लगता कि वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे या फिर लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करता चला जा रहा है। अच्छा, बात ये भी थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खड़े होने के बाद दरवाज़ा खोलूँ और बाहर जाके देख सकूँ। हाँ, इतना ज़रूर था कि मेरे पास एक चाकू या इस तरह की चीज़ मौजूद थी, जो मेरे शौहर ने ही घर पे रखने को दी थी और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई ज़रूरत हो तो तुम्हारे पास कोई ना कोई सेफ्टी के लिए इस तरह की चीज़ मौजूद होनी चाहिए। ये तो कंफर्म था कि हमारे घर के अंदर कोई ना कोई मौजूद था।
लेकिन वो कौन था, क्यों आया था, कोई चोर था या क्या चाहता था, ये सारे सवालात अपनी जगह वैसे ही मौजूद थे। अब मैंने वो छुरी, चाकू जो भी था उसको उठाया। उसको उठाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जहाँ पे हमारी खिड़की मौजूद थी उस खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब ये जो खिड़की थी ये कुछ इस तरह की बनी हुई थी कि अगर आप बाहर की तरफ से झांकें तो आपको अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन हाँ, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ देखना चाहें तो हम सारे मंजर को बआसानी देख सकते थे। मैंने ऐसे ही किया कि आहिस्ता आहिस्ता करके इस खिड़की के सामने जो पर्दा मौजूद था उसको पीछे करना शुरू किया। और जब मेरी नज़र एग्जैक्टली सामने वाले रास्ते पे या एक कमरे से जो दूसरे कमरे का रास्ता था उस तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि 6 साढ़े 6 फीट के दरमियान लंबी होगी, बहुत ही चौड़ी सी अजीब सी औरत थी। कुछ अजीब सा उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था उसके बाल ना सिर्फ खुले हुए हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बिखरे बिखरे अजीब से बाल थे। वो एक सिम से एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। कुछ अजीब सा, खौफनाक सा, काला सा उसका चेहरा था और अजीब सी उसकी नाक थी। ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नाक है। और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर कदम रख रही थी वैसे वैसे मुझे पायल और घुंघरूओं के बजने की आवाज़ आ रही थी। अब तक मुझे यही महसूस हो रहा था जैसे कोई चोरनी है जो हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुकी है या फिर कोई फ़कीरनी या मांगने वाली औरत है जो अंदर आ चुकी है। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा उचक के ऊपर से नीचे यानी उसके पैरों की तरफ नज़र डाली तो एक बात तो ये थी कि उस औरत के जो पैर थे वो मुकम्मल तौर पे उल्टे पैर थे। उसकी जो एड़ियाँ थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं जबकि जो उसकी उंगलियाँ थीं वो पीछे की तरफ दिखाई दे रही थीं। कुछ अजीब तरीके से लंबी लंबी सी, पतली पतली सी इस औरत की उंगलियाँ थीं। और एक लम्हे के लिए मैं शशोपंच के अंदर मुब्तला थी कि मैंने गए वक्तों में अपने बुज़ुर्गों से, अपने जानने वालों से, अपने बड़ों से जो चुड़ैल या पिछल पैरी के बारे में किस्से और कहानियाँ सुन रखे हैं, क्या वाकई में वो सच हुआ करते हैं। तो ऐसा ही था कि आज मेरे सामने वही मखलूक मौजूद थी जिस मखलूक से आम तौर पे हम डरा करते हैं या जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। खैर, मैंने जल्दी से पर्दे को नीचे किया या वापस वैसे ही सेट किया जैसे वो इससे पहले था। और अंदर जाने के बाद जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी मैंने एक एक करके उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 20 या 25 मिनट तक मुसलसल तिलावत करती चली गई। और मुसलसल तिलावत करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो भी मखलूक थी जो कि कमरे के बहुत ही बाहर मौजूद थी वो ना सिर्फ यहाँ से चली गई बल्कि अब उसकी आवाज़ें आना भी बंद हो चुकी थी। खैर, जब मेरे शौहर वापस आए और जब मैंने उनको ये सारा किस्सा, ये सारी कहानी बताई तो उनका ये कहना था कि ये जो फ्लैट्स हैं इन फ्लैट्स के बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें पहले मशहूर थीं। और मेरा ये मानना था ये सब बातें हैं लोग आमतौर पे प्रॉपर्टी को डी वैल्यू करने के लिए या उसको खाली छोड़ने के लिए इस तरह की बातें फैलाया करते हैं। लेकिन जब मेरी ज़बान से उन्होंने ये कहानी सुनी तो उनको भी यकीन आ चुका था कि इस अपार्टमेंट में, इस फ्लैट में इस तरह की मखलूक रहा करती है। अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही डिफरेंट स्टोरी है और इस तरह की स्टोरी मेरे ख्याल में लोगों ने मेरे साथ बहुत ही कम शेयर की हैं। ये स्टोरी हमें फैज़ान साहब ने शार फैसल कराची से शेयर की है। ये बताते हैं इनका जो शार फैसल के ऊपर फ्लैट मौजूद है या जिसे आप एक ऑफिस भी कह सकते हैं। बेसिकली ये पहले एक कमर्शियल बिल्डिंग थी। अब इनके पास क्योंकि एक बड़ा सा हिस्सा मौजूद था तो इन्होंने शुरू के जो 2 कमरे हैं उनको कमर्शियली यूज़ करना शुरू कर दिया। जबकि जो बैक साइड के 2 कमरे थे वहाँ पे अपने बीवी और एक बच्चे के साथ रहने लगे। ये बताते हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं रात में जब अपना काम करने के बाद फ्री होता था तो मैं बाहर निकल के यानी अपने 4th फ्लोर से बाहर की तरफ रोड पे देखा करता था। वहाँ खड़े खड़े अक्सर मैं सिगरेट पीता था और जैसे कि हर कोई अपने माजी को, अपनी बातों को याद किया करता है, वैसे ही मैं भी वहाँ पे खड़े होने के बाद अपने माजी को याद किया करता था। तो वैसे ही जब मैं खड़ा हुआ मुसलसल सिगरेट पी रहा था तो मेरी नज़रें एग्जैक्टली सामने जो एक बड़ा सा दरख्त मौजूद था मुसलसल उसके नीचे थी। मुझे ऐसा लग रहा था उस दरख्त के बिल्कुल नीचे यानी जहाँ पे एक छोटी सी बेंच लगी हुई है, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है।
और कुछ देर के बाद ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। अब 2-3 दफ़ा देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था शायद शेड होगा जिसकी वजह से मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है। अच्छा, जब मैं उस तरफ देख रहा था तो इसी दौरानी में वो जो भी वजूद था, ये जो भी वहम था, वो एकदम से बाकायदा एक औरत के अंदर तब्दील हो गया। देखते ही देखते उस बेंच के ऊपर अब लगने लगा जैसे कोई औरत बैठी हुई है और वो वैसे ही तैयार थी जैसे कि आमतौर पे कारसाज के बारे में एक दुल्हन का जिक्र किया जाता है। उसने लाल कलर का लिबास पहन रखा था और बहुत ही बज़ाहिर देखने में खूबसूरत लग रही थी और साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी पहन रखी थी। अभी जबकि मैं इस खौफनाक मंजर को अपने दिमाग में महफूज करने ही वाला था कि देखते ही देखते ये औरत अपनी बेंच से ये उस जगह से खड़ी हुई और आहिस्ता आहिस्ता करके इसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये मुसलसल आगे बढ़ रही थी और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो उसके बाद रोड शुरू हो रहा था और मुझे बड़ी फिक्र थी कि ये औरत पागल हो चुकी है। इतना तैयार होने के बाद, दुल्हन के लिबास में इतनी ज्वेलरी पहनने के बाद ये रोड के ऊपर क्यों चलती चली आ रही है। आप यकीन करें कि मेरी आंखों के सामने सामने मुश्किल से 15 या 20 सेकंड के अंदर अंदर ये जो औरत थी ये एग्जैक्टली रोड के बीच में आके खड़ी हो चुकी थी। और इत्तेफाक देखें कि वहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुजर रही थी, लेकिन अब तक कोई भी गाड़ी ना ही उसके सामने से गुजरी थी। ऐसा लग रहा था कोई लेफ़्ट साइड से, कोई राइट साइड से मुसलसल गुजर रहा है, या तो हो सकता है ये जो औरत थी ये इन लोगों को नज़र आ रही थी, जिसकी वजह से वो इसको इग्नोर करते हुए या इसको बचाते हुए वहाँ से गुजरते चले जा रहे थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसने मेरे कॉन्सेप्ट को, मेरी सोच को मुकम्मल तौर पे बदल के रख दिया। मैंने देखा कि एक गाड़ी जो कि एक करोला कार थी और मेरा ख्याल है कि 2013 या 14 का मॉडल था, यानी कि शेप चेंज होने से पहले का मॉडल था। वो गाड़ी 80 या 85 की स्पीड में ना सिर्फ भागती हुई आ रही थी, ऐसा लग रहा था जो भी ड्राइवर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है और शायद उसको कहीं पहुंचना है। अब क्योंकि ये जो व्यू था ये हमें आखिर तक यानी तकरीबन 3 या 2 किलोमीटर तक मुकम्मल तौर पे नज़र आया करता था, तो वहाँ से जो गाड़ी भागती हुई आती है या तेज़ी से आती है वो हमें अलग से नज़र आया करती थी। मेरे सामने सामने ये गाड़ी लेफ़्ट साइड पे न सिर्फ भाग रही थी बल्कि उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे वो औरत खड़ी हुई थी ये गाड़ी काफ़ी दूर थी। लेकिन अल्लाह जाने एकदम से क्या हुआ कि ये जो औरत थी ये उस तरफ आई या वो गाड़ी इस तरफ आई। ऐसा लगा जैसे ये जो गाड़ी है उस औरत से टकराई है। अगले लम्हे एक बहुत बुरा एक्सीडेंट मेरे सामने मौजूद था और वो गाड़ी कलाबाजियाँ खाती हुई बिलाखिर साइड में जहाँ पे एक फुटपाथ मौजूद थी वहाँ जाके टकराई। अजीब बात यह थी कि जब ये गाड़ी उस औरत से टकराई और टकराने के बाद वो साइड में जाके गिरी, तो उसके बाद वो औरत जो कि दुल्हन के लिबास में वहाँ पे खड़ी हुई थी वो वैसे ही वहाँ पे खड़ी हुई थी और अजीब तरीके से उस गाड़ी वाले को देख रही थी। यानी इस औरत से टकराने के बाद वो जो गाड़ी थी उसका एक्सीडेंट हो चुका था। एक तरह से वो आदमी मौत के मुंह में जा चुका था। लेकिन जिस औरत के साथ ये गाड़ी टकराई थी वो बिल्कुल फिट फाट वहाँ पे वैसे ही दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। आप यकीन करें कि इससे पहले वहाँ पे लोग जमा होते, ऐसा लगा जैसे देखते ही देखते ये औरत हवा के अंदर तहलील हो चुकी है। कुछ देर तक मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है वो हकीकत है या सरासर अफसाना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा और जैसे जैसे मैंने रिसर्च की तो पता चला कि शाहराह फैसल पे अक्सर एक औरत गाड़ी के सामने एकदम से आ जाया करती है। ये कहानी 1988 की कहानी है और ये कहानी मेरे बड़े चाचा के साथ पेश आई थी। उस दौर में ये उदयपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन में एक सिपाही के तौर पे काम किया करते थे। अब अक्सर ऐसा होता था कि इनकी जो ड्यूटी थी वो उदयपुर के अलावा इसके सराउंडेड जो भी गांव थे वहाँ पे लगाई जाती थी और जो टाइम गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी एडमिन थी उनकी तरफ से बताया जाता था उस टाइम पे उस जगह पे इनको अपनी ड्यूटी अंजाम देनी होती थी। वैसे ही कोई वीआईपी मूवमेंट थी या कोई इवेंट आने वाला था, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इनके जो चाचा थे उनको एक ऐसी जगह पे तैनात किया गया जहाँ पे दूर दूर तक ना ही आबादी मौजूद थी बल्कि एक रोड था, आप कह सकते हैं कि एक हाईवे था जो वहाँ से गुजरा करता था। उस हाईवे के साथ एक छोटा सा टीला था जहाँ से पूरे शहर को या इस हाईवे को बआसानी टारगेट किया जा सकता था।
तो शायद इसी वजह से इनकी जो ड्यूटी थी वो इस टीले पे लगाई गई थी कि वहाँ से कोई दहशतगर्द किसी भी किस्म की गलत कार्रवाई ना कर सके। अब ये जो टाइम था कभी दिन में होता कभी रात में होता। तो वैसे ही एक दफ़ा इनको कहा गया कि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक इनको वहाँ पे ड्यूटी अंजाम देनी है। अब ये वैसे भी यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे तो इनको यहाँ पे रुकने की या यहाँ के जो भी सराउंडेड एरिया था वहाँ की एक तरह से आदत सी हो चुकी थी। खैर वैसे ही जब ये वहाँ पे मौजूद थे तो रात के तकरीबन 1 सवा 1 बजे का टाइम था। ये अपने तौर पे अलर्ट थे और उस दौर के हिसाब से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ इस हाईवे से रात के टाइम में नहीं गुजरा करती थी। तो इनकी जो नज़रें थी मुसलसल उस हाईवे या उस रोड के ऊपर थी। तो इसी दौरानी में ये बताते हैं कि इन्होंने देखा कि हाईवे के आखिर की तरफ से यानी जहाँ तक इनकी निगाह जा रही है कोई चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता चला आ रहा है। अजीब बात थी कि जो भी वहाँ से चलता हुआ आगे की तरफ आ रहा था उसके हाथ में या तो लालटेन मौजूद थी या कोई रोशनी या शुआ मौजूद थी जिसके ज़रिए वो रास्ते को या तो देख रहा था या फिर उसके ज़रिए वो बआसानी आगे बढ़ता चला जा रहा था। ये बताते कि जैसे जैसे वो वजूद मज़ीद आगे आया तो अब ऐसा लग रहा था कि एक के बजाय 2 लोग हैं जो वहाँ से चलते हुए इनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। बज़ाहिर उनके हाथ में अब तक लालटेन मौजूद थी और दूसरे हाथ में कोई पोटली सी थी जिसके ज़रिए शायद वो सामान को या अपने खाने पीने को या अपने कपड़ों को साथ लेके सफ़र कर रहे थे। अब तक देखने से ऐसा लग रहा था जैसे 2 मुसाफिर हैं जो यहाँ से गुज़रते चले जा रहे हैं। अब जैसे जैसे वो मज़ीद करीब आए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे लंबे से 2 आदमी हैं जिनके चेहरे या तो येलो टाइप के हैं यानी येलोइश हैं या फिर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा वाइट हैं। एक और बात थी कि जब वो लोग करीब आए तो उनकी जो आंखें थीं वो कुछ ज़्यादा ही लंबी लंबी सी या बड़ी बड़ी सी आंखें थीं, लेकिन उनके चेहरों पे जो नाक थी वो छोटी सी या ना होने के बराबर थी। कुछ अजीब से इनके चेहरे थे और हैरानकुन तौर पे इनके जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे ऐसा लग रहा था जैसे इनके हाथ बाकायदा ज़मीन से कुछ ऊपर हवा में लहरा रहे हैं। वो सीधे सीधे इनके सामने से या इनकी चौकी के सामने से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब एकदम से इनको ना जाने क्या हुआ कि इन्होंने पीछे से या उनको गुजरते हुए आवाज़ दी। इन्होंने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ से इतनी रात में कहाँ जा रहे हो। हालांकि उन दोनों का ना ही मकसद था कि वो इनके पास रुकें ना ही वो इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन जब इनके चचा ने उनको बाकायदा मुखातिब किया तो वो एकदम से रुके और रुकने के बाद उन्होंने कहा कि हम मुसाफिर हैं और हम यहाँ से किसी और जगह जाना चाहते हैं। अब इन्होंने अगला सवाल किया कि तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। तो वो कहने लगे कि हम यहाँ से दुनिया के दूसरे हिस्से जाना चाहते हैं। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो इनके चचा को लगा जैसे वो मजाक कर रहे हैं या इनके चचा के सवाल का मजाक उड़ाना चाहते हैं। जैसे कि आमतौर पे लोगों को फील होता है, लोग इस बात का बुरा माना करते हैं। अब इनके चचा एकदम से खड़े हुए, इनके पास उस दौर के हिसाब से जो भी गन मौजूद थी ऐसे इनको डराने के लिए वो गन लेके इनकी तरफ बढ़ते चले गए। अब चचा अपने तौर पे इनको वैसी ज़दोकोब करना चाहते थे या इनको डराना चाहते थे, लेकिन चचा बताते कि जैसे जैसे मैं मज़ीद आगे बढ़ रहा था या एग्जैक्टली उनके करीब आने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि उनके जो कदम हैं या उनके जो पाँव हैं वो कुछ अजीब तरीके से ज़मीन पे रखे हुए हैं। एक तो उनके पैरों पे 3 उंगलियां मौजूद थीं और इसके साथ साथ उनके पैरों को अगर आप गौर से देखें तो कुछ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। हालांकि बहुत लंबे लंबे से आदमी थे, लेकिन कुछ अजीब सा इनका स्ट्रक्चर था। गर्ज के इनके जिस्म में जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही थीं सारी की सारी किसी भी तरह इंसान होने का मंजर पेश नहीं कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के हुलिये में कोई शैतान है या जन्नात हैं जो यहाँ से गुजरते चले जा रहे हैं। अब इस दौरानिए में जब इनकी नज़र इनके पूरे जिस्म पे, ख़ास तौर पे इनके पैरों पे पड़ी तो चचा अपने तौर पे वहीं पे रुक गए। अब चचा बताते कि मैं अपने तौर पे वहाँ पे रुक चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों शायद अब गुस्से में आ चुके थे और उन्होंने अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा करना शुरू किया। जैसे ही इन्होंने अपने हाथ से इशारा करना शुरू किया तो जो गन मेरे पास मौजूद थी ऐसा लगा देखते ही देखते उसकी जो नाली थी वो मुड़ना या फोल्ड होना शुरू हो चुकी है। खुद ब खुद ये नाली मुड़ती चली जा रही थी और किसी भी तरह यह सब होना ह्यूमनली
पॉसिबल नहीं था। अब मेरे चचा को अंदाज़ा हो चुका था इन्होंने चलते फिरते जन्नात को फालतू में तंग किया है, तो इन्होंने एकदम से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद उन जन्नात से माफ़ी मांगना शुरू की। ये कहने लगे कि मैंने गलती से आपको रोक लिया था, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो आप मुझे मुआफ़ कर दें। खैर, जब चचा ने इस तरह से कहा तो वो जो जिन्नात थे वो दोबारा से आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने वापस पलट के मेरे चचा की तरफ हरगिज़ नहीं देखा। चचा बताते हैं जो वाक़या था ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन वाक़या था। और अगले रोज़ जब मैंने ये जो बंदूक थी इसको अपने थाने में अपने अफसर को ले आके दिखाया तो वो अफसर भी हैरान था कि वाकई में इस बंदूक की नाली को इस तरह से मोड़ना और इस अंदाज से मोड़ना किसी भी तरह किसी इंसान के बस की बात नहीं थी।